की गृह मंत्री राजीनामा दो। अरे बाबा सबके सम्मान में, अरे बाबा सबके सम्मान में, अरे बाबा सबके सम्मान में, अरे अमित शाह तुम राजीनामा दो, अरे अमित शाह तुम राजीनामा दो। अरे इस सरकार का तरह चप्पल, अरे मोदी जी तुम इस सरकार का तरह चप्पल, इस देश की गृह मंत्री तुम राजीनामा दो। अरे बाबा सबके सम्मान में, अरे गृह मंत्री पद से राजीनामा दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लीड इंडिया के सभी दर्शकों को जय महाराष्ट्र। दोस्तों अभी हम आए हैं जुहू रॉयल नाका और यहाँ पे आलमगीर साहब हैं जो आज धरना प्रदर्शन किए हैं, भी अपना विरोध व्यक्त किए हैं और कम से कम सैकड़ों लोगों के साथ में किए हैं। उनका ये कहना है कि भारत के केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, उन्होंने जो बाबा साहब का अपमान किया है और भी संसद भवन में किया है। तो हम ये मुद्दा जानने के लिए आए हैं साहब कि साहब ये क्या मुद्दा है, क्यों आप इतना सैकड़ों लोगों को जो धरना प्रदर्शन और ये जो विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? इस देश में जो गृह मंत्री है जिस तरह से उनका नियत रहा है तड़ीपार वाला, तो एक सांसद के अंदर उनके पास जिम्मेदारी पद है, इस देश की सारे जिम्मेदारी पद है, देश को संभालने की बात है। कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है जिसके ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है, तो उनको संभाला नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संसद में बैठ के एक भड़काऊ भाषण करके खुद उस पद का गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों को एक दिखाना चाहता है जो मैंने कितना काम किया है। क्योंकि जब दंगा भड़केगा कहीं ना कहीं पुलिस दिखने लगेगा, उनको लगेगा हमने बहुत सारा काम किया। क्योंकि देश को सही तरीके से सुरक्षित देने में नाकाम हुआ तो भड़का के, तो अब भड़काने के उनके पास कुछ सूझ नहीं रहे। तो उनको लगता है जो भाई जिस पद को मैंने हासिल किया, जिस संविधान को फॉलो करके मैं इस पद में आया, उसी पे ही उंगली उठाओ, ताकि वो उनको ऐसा है बाबा साहब अम्बेडकर को बोल के, जो अंबेडकर को मानने वाला है, आपको मालूम है वो भगवान ही मानते हैं, और उसको तुमने ललकारा, तो मुझे लगता है आपको सही नीति नहीं है। जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया गया, अम्बेडकर बोला गया, तो वो अम्बेडकर समाज के, भीम समाज के लोगों को भावना को ठेस पहुंचा है और उस तरह से नहीं बोलना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और खास तो सर सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे जो कि आप यहाँ पे किस पद पे हैं, क्या नाम है और क्या करते हैं? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार जी का तालुका अध्यक्ष हूँ। इस अंधेरी पश्चिम का जिम्मेदारी मेरे पास है। तो मैं अंधेरी में जो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता के साथ लोगों के जो समाज सेवा की काम करते, तो मैं अंधेरी संभालने का जिम्मेदारी मुझे दिया है। पार्टी ने मुझे विश्वास जताया, इसके लिए हम इस पद में काम कर रहे हैं। चलिए, आप जुहू रॉयल नाका से आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए, सर लोगों ने क्या मैसेज छोड़ा है, लोगों को क्या बताने की कोशिश किया, अमित शाह जी को क्या बताने की कोशिश किया, और इसके आगे का रणनीति क्या है, आप क्या करने वाले हैं? नहीं, गरीब लोगों को जिस तरह से रोजगार नहीं है, डरा के इस देश को, लोगों को ललकारा उन्होंने। देश के जनता परेशान है, तो देश के जनता रास्ते पे उतर नहीं सकता है, उनको डर है कहीं ना कहीं पुलिस का गलत इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सारे जनता को जागरूक करने के लिए जो डरने की ज़रूरत नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपके समर्थन में है। और हम लोग देश में अगर कुछ ऐसे अन्याय होगा, हम लोग सब आपके साथ में हैं। और इस गृह मंत्री को हमने, मोदी जी को इस धरना के साथ हमने, इतने सारे लोग कार्यकर्ता हमारे साथ है, सब लोग मिलके हम लोग मोदी जी को बताने की कोशिश किया। हम लोग सब लोग रोड पे उतरे और ये धरना प्रदर्शन इसके लिए किए, मोदी जी से हम लोग आग्रह किए उनका जल्दी से जल्दी राजीनामा देके एक सही जो गृह मंत्री के लायक हो, ऐसे गृह मंत्री को संसद बिठाया जाए। इसके लिए हम लोग आग्रह करने के लिए सारे कार्यकर्ता के साथ यहाँ जमा हुए। अच्छा, आपको क्या ऐसा लगता है कि जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, जो ये जानबूझ के इस तरह की किसी को भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है? नहीं, जानबूझ के ही किया है ना, क्योंकि उनको मालूम है देश में हमने काम नहीं किया लोगों को ध्यान भटकाने के लिए। लोगों को कुछ ना कुछ मुद्दे चाहिए। बीच में गांधी जी का नाम ले लेके पहले उनको लगा, तो गांधी के नाम से लोगों को मालूम है गांधी तो करतू तो इस देश के लिए कितना बड़ा है, तो लोग उस बात के ऊपर न केयर किया। तो उनको लगता है चलो ठीक है, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं दंगा फैलाओ में सत्ता में टीका रहो। उनको मालूम है सरकार गिरने वाला है, तो सत्ता में टिकने के लिए एक तरह से ध्यान भटकाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का इस्तेमाल किया। तो ऐसे गृह मंत्री को जल्द से जल्द राजीनामा देना जरूरी है।
बीजेपी का ऐसा मानना है कि मैंने संविधान को सबसे ज़्यादा फॉलो किया है, सबसे ज़्यादा सम्मान किया है, हमने बाबा साहब को किया है, कांग्रेस तो कुछ किया ही नहीं है। तो कैसा आपको लगता है कि कांग्रेस ने बाबा साहब के लिए कुछ किया ही नहीं है, या फिर कुछ किया है तो कुछ बता सकते हैं क्या? अरे कांग्रेस का अगर नहीं किया होता, अमित जी जैसे बोलना है ये संविधान बनाने के लिए, क्या अमित शाह बीजेपी आया था? ये संविधान बना के उनको पारित करने का काम भी कांग्रेस ही किया है। इस देश को संभालने के उनको जो सम्मान दिया है सारे कांग्रेस ही दिया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। उनका जो आप स्टेटमेंट चेक करेंगे, वो जो बोलने की कोशिश कर रहा है जो भाई कांग्रेस ने हमने किया, उनको पद में लाने के लिए भी संविधान बना के वो भी कांग्रेस ने ही लाया है। आज जिस पद के लिए वो ये बैठा है, वो पद का जो सारे कर्तृत्व लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को इतने सम्मान के उनके सारे संविधान को पारित करने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है। तो कांग्रेस ने ही कैसा आप बोल सकते हैं जो कांग्रेस ने नहीं किया है? उनका कहना यह है कि अब तक जो उनको भारत रत्न दिया गया, B.R. अम्बेडकर पूजनीय बाबा साहब जी को, वो मैंने दिया। उनको जो संविधान की जो रक्षा की बातें हैं तो हमने किया। यहाँ तक कि कांग्रेस वाले तो हमेशा बोलते थे कि संशोधन होना चाहिए और इस तरह से चीज़ें हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि संशोधन होना नहीं चाहिए, और हम भी तो वही बोल रहे हैं कि संशोधन होना चाहिए लेकिन दायरे में होनी चाहिए, ढंग से होनी चाहिए। लेकिन आप कांग्रेस तो कभी होने ही नहीं दिया और किया ही नहीं। ये ऐसा है, संशोधन होना चाहिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेरोजगारी हटा के जिस तरह से लोगों को देश के ऊपर थोपने का काम कर रहा है। जो भाई बदलाव क्या आखिर में वो बताना क्या चाहता है? कहता कि रातों रात नोटबंदी करे, ऐसा बदलाव करे संसद के अंदर? क्या बताना क्या चाहता है? उनका कहना क्या है? हमने उनके जो बदलाव किस चीज़ के लिए बदलाव है, 370 के लिए बदलाव, क्या बदलाव उनको चाहिए और क्या बदलाव करने के लिए उन्होंने जो संविधान को छेड़ने का? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, तो आपको भी ऐसा लगता है कि बीजेपी सही में, या बीजेपी के जो अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, ये हिंदू के पक्षधर हैं और मुस्लिम विरोधी है, जो भी काम करते हैं वो मुस्लिम के विरोध में ही करते हैं? मुझे तो ऐसा, देखिए मुस्लिम विरोधी ऐसा नहीं है, मुस्लिम के कहीं ना कहीं आपको मालूम है आज पाकिस्तान के अंदर कितने करोड़ मुसलमानों आबादी है, 14 करोड़ आबादी है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर उससे ज़्यादा आबादी है। तो क्या अलग स्टेट बना के देने के काम मुसलमान को फ़ायदा की पहुंचाना चाहता है? वो मुसलमान को छेड़ के क्या मुसलमान को अलग से देश बना के देना चाहता है? क्योंकि इतने मुसलमान को तो भारत से हटा नहीं सकता है। तो क्या इरादा है? 2 टुकड़ा करने की इरादा है। तो उनका चक्कर क्या है, वो बात वो पब्लिक के सामने लाए ना। उन्होंने विरोधी आज अगर गरीबी तकलीफ जो भी है 70 आपके हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। तो क्या हिंदू को खतरे में डाले, वो हिंदू का बेरोजगारी छीन के मुसलमान को फ़ायदा करने की कोशिश कर रहे हैं? तो उनका एक्चुअली नीति क्या है? वो हिंदू के लिए क्या सोच क्या रहे? हिंदू को रोजगार से हटाना चाह रहा है क्या? कहीं ना कहीं जो भी नुकसान वो जो कर रहे हैं वो नुकसान हिंदू को भी तो होने वाला है। उन लोग ऐसा मानना है कि मैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए एक समान काम करता हूँ और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, और मैं सबसे ज़्यादा जो देश के महापुरुष हैं उनको सम्मान करता हूँ। तो लगता है कि सब मोदी जी और अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, NDA की जो सरकार है, वो सही में सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? देखिए सबके साथ सबका विकास का नारा जो था उनके भी ऐसा लगता है, जो पद में नहीं था उनको लगता था मैं सबके लिए कर सकता हूँ, लेकिन बोल के जो नारा आया कहीं ना कहीं वो नाकाम होते हुए दिख रहे। तो अब सबके साथ सबका विकास छोड़ के हिंदू मुस्लिम ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सब पीछे छूट गया और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है? क्योंकि उस काबिल तो होना चाहिए एक तड़ीपार देश का, जिसके नाम पे तड़ीपार है। वो दुर्भाग्य की हमारे देश में हिंदुस्तान में जो पढ़ा लिखा हम थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम है, इसके लिए उसके फ़ायदा उठा के एक तड़ीपार इस पद में है देश की। मतलब मुझे लगता है शायद ही कहीं ऐसा होगा जो तड़ीपार गृह मंत्री है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने मुद्दा को भटका के अलग जगह लेके जाने की कोशिश कर, क्योंकि नाकाम है, चलाने में कहीं ना कहीं नाकाम हुआ है। उनको क्या लगा, जब से अब अगर 14 से उसकी कैटेगरी चेक करते रहेंगे, मुझे लगता है वो कंटिन्यू पैसा कहाँ से आएगा उनके पीछे, आज तक उनको मिला ही नहीं, आज भी ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी को कहाँ तक ढूंढेंगे पता नहीं मुझे। अच्छा, महाराष्ट्र में आप बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बन गया है, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो यहाँ पे एक नया एक कल ही की बातें हैं, उन्होंने एक मैसेज दिया है जो कि अभी महाराष्ट्र में एक डिटेक्शन सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं उसको वहाँ पे चिन्हित करके उसमें डाला जाएगा या फिर उसके देश भेजा जाएगा। तो आप इससे लग रहा है कि वो सही चीज़ें हैं, सही काम कर रहे हैं?
अरे लेकिन यहाँ के देवेंद्र फडणवीस जी से बोलना चाहता हूँ, तुम रोहिणी के पीछे मत पड़ो। आपके हिसाब से रोहिणी कितने % होगा? अगर जानकारी में है, आपको लगता है अभी जानकारी नहीं है, इसके लिए उसके लिए बना के उसको चेक करेंगे, तो मतलब तुम्हारे जानकारी के बाहर। तुमने 5 साल सरकार चलाया तो जानकारी के बाहर, फिर से तुमको मौका दिया तुम्हारे जानकारी के बाहर, मतलब तुम्हारी काबिलियत ही नहीं है जो इस महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है। तो डिटेक्शन बना के कितना चेक करोगे? सारे महाराष्ट्रन को वहाँ भरोगे? क्या करोगे? तो मुझे लगता है देवेंद्र जी ये छोड़ के महाराष्ट्र के रोजगारों को, जो मराठी लोगों को 15,000 सैलरी है, महाराष्ट्र में मराठी को जागरूक करो। बाला साहब जो मराठी को लोगों के लिए लड़ा है, ऐसा मराठी के लिए कुछ करो। और मराठी के लिए करना है तो मुझे लगता है पहले रोजगार दे दो, मराठी के लड़के को एक एजुकेशन दे दो अच्छा खासा, तो फिर जो आपको करना है करो। उसके लिए किसी आपके कहने कथन के अनुसार जो हिंदू मुस्लिम या रोहिंग्या और ये सब जो अब डिटेक्शन सेंटर की जो बातें कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि पहले आप रोजगार की बातें करो, रोजगार दे दो और वो सफल हो जाओ, फिर आगे का चीज़ें करते रहो। आपका कार्य क्षेत्र है, आपने ढंग से जो भी करना है करो। सर लेकिन एक चीज़ और आपसे जानना तो बनता है, अभी इस इलेक्शन में आप यहाँ के विधानसभा जो जुहू का जो है क्षेत्र है, यहाँ से आप इलेक्शन की प्रबल दावेदार थे। यहाँ के जनता भी चाह रहा था कि आपको टिकट मिले और इलेक्शन लड़े और यहाँ का सेवा करे। तो सर ऐसा क्या हो गया कि आपको यहाँ से टिकट नहीं मिला, या फिर कहाँ पे कोई परिश्रम में या फिर मेहनत में कमी रह गया जो आपको टिकट नहीं मिला? और वो तो चल, उसके आगे का क्या? नहीं, टिकट नहीं मिला ऐसा नहीं है। देखिए राष्ट्रवादी में हमारा सराहना गया, लास्ट तक हमारा साथ बात चल रहा था जो भाई टिकट हमको मिलेगा। कहीं ना कहीं इधर कांग्रेस एक जो शिवसेना जिस तरह से उनका मतभेद था, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर, क्योंकि पवार साहब का हमेशा नीति है सबको लेके चलना। तो कहीं ना कहीं पवार साहब को उन लोग ने समझाने में कामयाब हुआ, ठीक है मुझे करने दो। तो पवार साहब का ऐसा कोई जिद नहीं था, तो पवार साहब ने उनको टिकट दिया। इसके लिए मुझे कुछ नहीं, पवार साहब को पूरे तरीके से मालूम है हम राष्ट्रवादी यहाँ जीत के आ सकते हैं, लेकिन ठीक है गठबंधन में रहते रहते कभी कुर्बानियाँ देना पड़ता है, तो उस हिसाब से हम लोग ने कुर्बानियाँ दिया। तो अभी जिस तरह से अभी जो होना था हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरह से घोटाला हुआ, सारे लोगों को चलिए आपने कुर्बानी दे दिया और त्याग और बलिदान का ही नाम नेता है, और आगे कुछ न कुछ होगा, जरूर होगा। लेकिन सर अभी बीएमसी का नगर निगम का चुनाव आ रहा है, तो आपको भी उम्मीद होगा और लोग भी चाहते हैं कि आपको यहाँ से इस बार तो कम से कम मिले टिकट और चुन के आए। तो आप चुन के आप क्या आप इच्छुक हैं कि सबसे पहले तो ये इच्छुक है कि यहाँ के टिकट मिले और इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? दूसरी बात है कि अगर चुन के आते हैं तो आप क्या करने वाले जनता के लिए? नहीं, यहाँ कैसा है, यहाँ चुन के बिल्कुल आएंगे। ये सब मुझे पार्टी से बिल्कुल, मेरे को पहले आपका क्वेश्चन का पहला वाला जवाब दे देता हूँ। यहाँ बिल्कुल हमारे पार्टी से बड़े पदाधिकारी, हमारे नेता से बात हो चुका है, जो बस इस टिकट अपने राष्ट्रवादी को यहाँ से मिलने वाला है, या आश्वासन दिया है। तो मुझे पवार साहब पे पूरा विश्वास है जो मुझे यहाँ से टिकट मिलेगा। हमारे मुंबई अध्यक्ष है, जो हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष है, मुझे आश्वासन दिया टिकट हमारे को यहाँ से मिलेगा। राष्ट्रवादी का तुतारी का सिंबल में हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने वाला है। जो भी गठबंधन हो या अकेला हो, जो भी हो, मुझे यहाँ से कैंडिडेट बनाया जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और मेरे साथ मुझे पूरा फाइनली है जो भाई यहाँ से अपन लड़ेंगे। दूसरी बात है, मुद्दे की बात है, यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। आज इधर के जो विधायक है जिन्होंने चुन के आया, जो भी काम किया, कॉरपोरेटर किया, उन्होंने किया, जो भी किया वो खुद ही किया, खुद ही सारे अपने पंपलेट में दे दिया, जो सारे काम हमने किया। तो यहाँ के जो नगर सेवक था उसने क्या किया, उनको पास बोलने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। एक आध मुद्दा आपको मैं ध्यान करते करूँ, आपके जिम्मेदारी में बीएमसी आता है, आपको बीएमसी रिलेटेड काम होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो मुझे करना क्या है, कॉरपोरेटर का रोल क्या है। तो बीएमसी में आपने ना तो एजुकेशन, बीएमसी देखो मराठी का मुद्दा सबसे बड़ा है। महाराष्ट्र में हम लोग मराठी में बोर्ड लगाओ, मराठी बनाओ, है ना, हम लोग सारे मुद्दे पे लड़ते हैं। लेकिन मराठी को बचपन से जिस तरह से एजुकेशन देने की बात आता है तो हम इंग्लिश मीडियम में कर देते। तो मराठी लोगों को अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ा के और उनको बोलोगे मराठी में तुम सारे करो तो नहीं होने वाला। तो मराठी में बीएमसी स्कूल के ऊपर मुझे लगता है बीएमसी में पूरे तरीके से इस वार्ड में ध्यान देने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ऐसा है, आपको एक बता दूँ, आज एक फैमिली में 10,000 2 बच्चा तो कंपलसरी बीएमसी का गवर्नमेंट का, आपको मालूम है हिंदुस्तान का नागरिक, तो दो बच्चे कम से कम 10,000 रुपये उनके पीछे खर्चा है, 15,000 सैलरी है। अगर 10,000 एजुकेशन में, क्योंकि बच्चा अपना जो होता है ना ज़िंदगी का वही कमाई है, अगर उस पर लुटा दिया तो खाने की परिस्थिति और ज़्यादा ख़राब है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक मुद्दा पे अपन आकर्षित करेंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं, तो आने वाले टाइम ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी आप बता भी सकते हैं और मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा जिस कारण से हम सब चीज़ें उतना नहीं जा सकते हैं। तो श्री आलमगीर साहब
जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया और तहे दिल से आपको धन्यवाद। आप इस तरह से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, आगे हम आपसे रिपोर्टिंग करते रहेंगे। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।